अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा बच्चे, चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और आज जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमने डिस्कस करना है उसका नाम है लिपिड्स। ठीक है। सबसे पहले अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर 2 स्कीम के अकॉर्डिंग इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो हो सकता है इस लिपिड वाले टॉपिक से ही लॉन्ग क्वेश्चन उठा लें, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे इस टॉपिक में से बनते हैं। मैं साथ साथ आपको क्लियर करता जाऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है और लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो आपने जुड़े रहना है मेरे साथ। और एक चीज़ और, आपकी बुक में ये सारा का सारा टॉपिक जो है ना पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैंने इसको हेडिंग में डिवाइड कर दिया आपके आसानी के लिए। सबसे पहले हम करते हैं लिपिड्स को डिफाइन। लिपिड्स आर हेट्रोजीनस कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। बच्चे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि सारे लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड लाजमी मौजूद होगा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हर लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड होगा, सिवाय लिपिड की एक क्लास हमारे पास टर्पिनाइड्स हैं। टर्पिनाइड्स के अंदर फैटी एसिड नहीं होते। तो मैंने कहा कि हर लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड होता है, लेकिन टर्पिनाइड्स के अंदर फैटी एसिड नहीं है, तो फिर वो लिपिड तो ना हुआ। तो इसी वजह से मैं आपको क्लियर कर दूं कि लिपिड्स की हर क्लास के अंदर फैटी एसिड लाजमी होंगे। ठीक है, लेकिन टर्पिनाइड्स के अंदर फैटी एसिड नहीं है। लेकिन फिर उनको फैटी एसिड लिपिड्स के अंदर क्यों शामिल किया गया है? वो इस वजह से क्योंकि उनके करेक्टर्स लिपिड्स की तरह के हैं, इसी वजह से टर्पिनाइड्स को लिपिड की एक क्लास कहा गया है। अच्छा, अब हम पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। अच्छा, बुक के अंदर ये बड़ी औखी करके डेफिनेशन लिखी गई है, इसको हम समझते हैं। मेरा बच्चा, इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, आपके पास प्रोटीन है। मैं एग्जांपल, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ये बनता है सिंपल अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स आपके पास मिलते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाती है? प्रोटीन बन जाती है। क्या बन जाती है? प्रोटीन। और इसी तरीके से आपके पास एक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड किससे मिलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं आपस में, न्यूक्लियोटाइड्स, और आपके पास क्या बना देते हैं? न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। यानी कि न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाले भी एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, और प्रोटीन को बनाने वाले भी एक ही तरह की चीज़ें हैं, अमाइनो एसिड। लेकिन लिपिड के केस में ऐसा नहीं है। इसी वजह से लिपिड को हेट्रोजीनियस, इसके लिए इसकी डेफिनेशन में वर्ड इस्तेमाल किया गया है हेट्रोजीनियस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स, वो मिलते हैं फैटी एसिड्स के साथ, तो लिपिड्स बनते हैं। अब मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर फैटी एसिड तो हर लिपिड के अंदर होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ हेट्रोजीनियस कंपाउंड मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड है, ABCD, डिफरेंट कंपाउंड है। ए कंपाउंड मिलेगा फैटी एसिड के साथ तो डिफरेंट काइंड का लिपिड्स बनेगा, बी मिलेगा तो डिफरेंट काइंड का लिपिड बनेगा, सी मिलेगा तो डिफरेंट काइंड का लिपिड बनेगा, डी मिलेगा तो डिफरेंट काइंड का लिपिड बनेगा। होप सो कि अब आपको डेफिनेशन की और इस हेट्रोजीनियस वर्ड की समझ आ गई होगी कि डिफरेंट कंपाउंड जब फैटी एसिड के साथ मिलते हैं तो लिपिड्स बनते हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी की। लिपिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल ईथल, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। लिपिड्स जो है ना मेरा बच्चा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये हल हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अब आपके पास क्या होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन एट द सेम टाइम मौजूद हों। मिसाल हम ले लेते हैं बेंजीन की। बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला है C6H6। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है एट द टाइम। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मालिक्यूल आपके पास जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एट द सेम टाइम मौजूद हों, उनको आप क्या कहते हैं भाई? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। तो जो लिपिड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल हैं, यानी कि सॉल्युबल का मतलब हल हो जाना, हल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे चीनी को पानी के अंदर आप डालते हैं तो वो हल हो जाती है, तो इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी, अब वो हम उसको चीनी की सॉल्युबिलिटी कहेंगे कि चीनी जो है ना पानी के अंदर सॉल्युबल है। तो ऐसे ही लिपिड भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल हैं। लेकिन लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन पानी के अंदर लिपिड सॉल्युबल नहीं है। भाई वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि पानी इनऑर्गेनिक है। ये देखें, पानी का फार्मूला H2O। हमने कहा था ऑर्गेनिक वो चीज़ होगी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एट द सेम टाइम मौजूद होंगे, लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। एग्जाम्पल कुछ डिस्कस कर लेते हैं भाई हम। फैट्स, ऑयल, कोलेस्ट्रोल, वैक्सेस, ये सारी की सारी नेचर के अंदर लिपिड्स मौजूद हैं। अब आपके माइंड में और आ रहा होगा कि वैक्सेस क्या चीज़ हैं, आगे डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, आगे रोल या फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसकी वजह से इसके साथ मैंने SQ लिख दिया है पहले ही। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ लिपिड्स, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स, सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड। या ऐसे भी आ सकता है कि वाई वी नीड लिपिड्स इन आवर डाइट, हम अपनी खुराक के अंदर लिपिड्स हमें क्यों लेने चाहिए। तो 4-5 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपने एज इट ही लिखने हैं। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, सो दीज आर यूज टू मेक अ सेलुलर मेम्ब्रेन्स। दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, दो टर्म, एक फोबिक और एक फिलिक। फोबिक का मतलब डर या खौफ है, फिलिक का मतलब पसंद करना, लाइक करना। हाइड्रो मीन पानी, हाइड्रोफोबिक पानी से डरने वाले, हाइड्रो पानी, फोबिक फोबिया से निकले डर खौफ।
पानी से डरते हैं लिपिड्स, यानी कि पानी के अंदर हल नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने इसी वजह से इनको एक काम दिया कि आपने सेलुलर मेम्ब्रेन्स बनानी है, सेल की मेम्ब्रेन बनानी है। क्यों भाई, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। आपके पास एक सेल है, उसकी एक्सटर्नल कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर पानी भी होता है, वाटर भी होता है, साल्ट भी होता है, आयंस भी होते हैं। उसके सबसे अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स से मिलके बनी है। अब लिपिड से ही क्यों मिलके बनी है, वो इस वजह से भाई क्योंकि लिपिड्स हाइड्रोफोबिक हैं, पानी से डरते हैं, पानी के अंदर हल नहीं होते। तो पानी के अंदर हल नहीं होते, तो इसी वजह से ये जब हल नहीं होते, क्योंकि इर्द गिर्द तो साइटोप्लाज्म है ना, पानी इसमें मौजूद है, पानी में हल नहीं होते, तो ये स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का मेंटेन रहता है। अगर अल्लाह ना करे अगर लिपिड्स पानी के अंदर सॉल्युबल होते, तो साइटोप्लाज्म के अंदर पानी मौजूद है, तो ये लिपिड्स पानी के अंदर हल हो जाते, तो ये सेल मेम्ब्रेन भी डिस्ट्रॉय हो जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिस्ट्रॉय हो जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर हल हो जाता, सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर सारा का सारा तबाह हो जाता। तो इसी वजह से हाइड्रोफोबिक हैं ये, और ये सेल की मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। दूसरा काम, lipids are the components of exoskeleton of insects where they form a waxy layer which prevents water loss and act as insulator for environmental heat and cold। बच्चे lipids जो है ना, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, स्केलेटन ढांचे को कहते हैं। तीन तरह के ढांचे होते हैं, एक एक्सोस्केलेटन, एक एंडोस्केलेटन जो हमारी ह्यूमंस के अंदर मौजूद है, यानी कि हमारा गोश्त बाहर है और हमारी हड्डियां जो है ना बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो एंडोस्केलेटन होता है। एक एक्सोस्केलेटन जो इंसेक्ट हशरात के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है उनकी बॉडी अंदर मौजूद होती है, लेकिन जो ऊपर जो स्केलेटन है, जो कवरिंग है, वो बॉडी के बाहर मौजूद होती है, तो उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो इंसेक्ट्स, और एक तीसरी टाइप होती है हाइड्रोस्केलेटन, वो उसमें हड्डियाँ वड्डियाँ नहीं होती, उसमें पानी का प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ना, वो स्केलेटन के तौर पर काम करता है और बॉडी को सहारा देता है। ये सेकेंड ईयर में डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊँगा। अच्छा, एक्सोस्केलेटन जो है ना इंसेक्ट्स का जो बाहर का ढांचा है, उसके ऊपर लिपिड्स एक लेयर बनाते हैं, एक वैक्सी लेयर बनाते हैं। वो लेयर का क्या काम करती है, इंसेक्ट से वाटर लॉस को रोकती है, यानी कि इंसेक्ट को डिहाइड्रेशन से बचाती है। और दूसरा, इन्वायरमेंट के अंदर अगर ज़्यादा हीट हो जाए या इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा ठंड हो जाए, तो वो ठंड और हीट भी उस वैक्सी लेयर को पार नहीं कर सकते, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी तक नहीं पहुंच पाते। तो इंसुलेटर वो चीज़ होती है जो इन चीज़ों को रोकती है, हीट जो कोल्ड को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। तो वो वैक्सी लेयर जो लिपिड्स की बनी है, वो एक तो वाटर लॉस से बचाती है उन इंसेक्ट्स को, और दूसरा इन्वायरमेंट की हीट और कोल्ड से भी बचाती है। लिपिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जाम्पल लीफ, fruit and seeds, where they form a layer which act as insulator for heat, cold and environment। जैसे इंसेक्ट के अंदर लिपिड्स एक लेयर बना रहे हैं, ऐसे ही लिपिड्स प्लांट्स के अंदर भी, प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर भी, जैसे लीफ, फ्रूट्स, सीड्स हैं, इनके अंदर भी एक लेयर बनाते हैं जिसको क्यूटिकल कहते हैं। सॉरी मैं नाम लिखना भूल गया। वो क्यूटिकल क्या करती है, वो जो है ना, वो क्यूटिकल प्लांट के ऑर्गन से वाटर लॉस को भी बचाती है, नहीं होने देती, ठंड से भी बचाती है, और हीट से भी उन ऑर्गन्स को बचाती है। आखिरी फंक्शन, चौथा फंक्शन क्या है, लिपिड्स फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर इन प्लांट्स, क्यूटिकल, एंड इन इंसेक्ट्स वैक्सी लेयर ऑन एक्सोस्केलेटन विच एक्ट एज वाटर प्रूफी। अच्छा, लिपिड्स जो है ना मेरे बच्चे, ये पहले भी मैं 2 पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आखिर में इसको फिर मैंने वो कर दिया, इसको इकट्ठा कर दिया। लिपिड्स जो है ना वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। प्लांट्स के अंदर जो लिपिड्स प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं उसको क्यूटिकल कहते हैं, और इंसेक्ट्स के अंदर जो बनाते हैं उसको वैक्सी लेयर कहते हैं, एक्सोस्केलेटन के ऊपर बनाते हैं। और ये जो वैक्सी लेयर बनती है ये वाटर प्रूफ ही होती है, यानी कि वाटर प्रूफ होती है, इसमें से पानी आर पार नहीं होता। आखिरी पॉइंट बच्चे, लिपिड्स कैन स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा बच्चे देखें, लिपिड्स जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट की निस्बत ज़्यादा अमाउंट एनर्जी के अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। भाई वजह क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी लगता है, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी लगता है, इसके ऊपर आप SQ लिख लें, वाई लिपिड्स कैन स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसकी वजह अब हमने जाननी है। वजह ये है बच्चे कि लिपिड, अच्छा आपका एक बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाई एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड होता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ हाई एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड, एंड lipids have high concentration of carbon hydrogen bond and less concentration of carbon oxygen bond, while carbohydrates have high concentration of carbon oxygen bond and low concentration of carbon hydrogen bond। अब इसकी समझ आई नहीं आई, मैं बता देता हूँ। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हाई एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड है, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। लिपिड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की कंसंट्रेशन मिकदार ज़्यादा होती है देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ना लो एनर्जी बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड है। लिपिड्स के पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसकी मिकदार ज़्यादा होती है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की मिकदार कम होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के पास
जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी कंसंट्रेशन, जो कि लो एनर्जी बॉन्ड है, उसकी कंसंट्रेशन कार्बोहाइड्रेट्स के पास ज़्यादा होती है, और जो हाई एनर्जी बॉन्ड है जिसका नाम है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी कंसंट्रेशन कार्बोहाइड्रेट्स के पास कम होती है। तो इसी वजह से क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हाई एनर्जी बॉन्ड है यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वो कम रखते हैं, तो इसी वजह से ये कम एनर्जी स्टोर करते हैं। जो लिपिड्स हैं वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड है वो ज़्यादा रखते हैं, तो इसी वजह से लिपिड्स जो है ना वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर अपने अंदर करते हैं। तो आपने एज इट ही आंसर लिखना है अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई लिपिड्स कैन स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। आगे मेरा बच्चा, टाइप्स ऑफ लिपिड्स, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ लिपिड्स। फर्स्ट वन असाइल ग्लाइसरॉल, वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स, टर्पिनाइड्स, इनकी मजीद 2 सब टाइप्स हैं, कैरोटिनाइड्स, स्टीरॉइड्स, सफिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 मैंने इन ब्लू पेन से लिखे हैं, ये 2 काले पेन से क्यों लिख दिए? तो वो इस वजह से कि इन 4 की एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में मौजूद है, इन 2 के जस्ट नाम मौजूद हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं मौजूद, तो हम भी इनको नहीं पढ़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, सबसे पहली टाइप जो है ना वो है असाइल ग्लाइसरॉल। इसको देख लेते हैं बच्चे, पहली टाइप को, असाइल ग्लाइसरॉल। दिस टाइप ऑफ लिपिड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड बाय एस्टर बॉन्ड। बच्चे, असाइल ग्लाइसरॉल एक लिपिड है। ये कैसे बनता है? जब आप ग्लाइसरॉल को जोड़ते हैं फैटी एसिड के साथ, और किस तरीके से जोड़ते हैं? ईस्टर बॉन्ड से। ईस्टर बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बनाते हैं तो आपके पास असाइल ग्लाइसरॉल बन जाता है, और ये एक लिपिड है। अब आप सोच रहे हो कि ग्लाइसरॉल क्या चीज़ है और फैटी एसिड क्या चीज़ है, तो इसको देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे मौजूद है। अच्छा, जो नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाने वाला जो आपके पास असाइल ग्लाइसरॉल है ना, यानी कि लिक्विड की जो टाइप है, वो आपके पास ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल, या उसी को ट्राई ग्लाइसराइड, या उसी को न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। ये नेचर के अंदर सबसे कॉमनली पाए जाने वाला असाइल ग्लाइसरॉल है, यानी कि लिपिड की टाइप है। अब ये बनता कैसे है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय एन ईस्टर लिंकेज ऑफ 1 ग्लाइसरॉल, एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल, और 3 फैटी एसिड को जब हम ईस्टर बॉन्ड से जोड़ते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल या ट्राई ग्लाइसराइड या न्यूट्रल लिपिड कहते हैं इसको हम, ठीक है। अब ये बनता कैसे जी बच्चे? इसके ऊपर मैंने SQ लिखा है, शॉर्ट क्वेश्चन इस वजह से लिखा है क्योंकि वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरली ड्रा आउट द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल को जो है ना स्ट्रक्चरली इस तरीके से केमिकल रिएक्शन शो करके आप हमें बना के दिखाएं, तो इसी वजह से मैंने आपको बता दिया। अब ये बनता कैसे है? एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल को जब 3 फैटी एसिड के साथ मिलाते हैं ईस्टर बॉन्ड से तो आपके पास ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ग्लाइसरॉल का ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, 3 कार्बन वाला ये आपके पास एक कंपाउंड है। ये कार्बन 1 2 3, एक साइड पे हाइड्रोजन लगे होते हैं इसके, और दूसरी साइड पे क्या लगे होते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। आपके पास ये फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, ये एक फैटी एसिड है। ये दूसरा फैटी एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, ये तीसरा फैटी एसिड है। एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलते हैं तो ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल बनता है। अब ये मिलते कैसे हैं? सिंपल सी बात है, देखें, एक फैटी एसिड का हाइड्रोजन और ग्लाइसरॉल का OH आपस में बॉन्ड, H2O वाटर बन गया। दूसरे फैटी एसिड का H और ग्लाइसरॉल का फिर OH, H2O वाटर बन गया। तीसरे फैटी एसिड का H और ग्लाइसरॉल का फिर OH, तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल। ये 3 वाटर का मॉलिक्यूल, ये देखें 3 वाटर का मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब ये HOH 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 यहाँ से इसको अगर उठा लें तो यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड खाली रह जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली रह जाएगा। तो आप एज इट ही इसको स्किप कर दें, ठीक है, और इनको आपस ऐसे इकट्ठा कर लें, यानी कि HOH को निकाल दें, HOH को निकाल दें, HOH को निकाल दें, और इनको ऐसे मिला दें तो ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के साथ। ये देखें ऐसे, ये देखिए, ये वाली जो ऑक्सीजन है ना ये आगे कर दी मैंने और OH निकल गया तो ये कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया। तो ये जो चीज़ आपके पास बनेगी इसको कहते हैं ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल। तो ये मोस्ट कॉमनली असाइल ग्लाइसरॉल है जो नेचर के अंदर, जो वर्ल्ड के अंदर पाया जाता है बच्चे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल इज़ फैटी एसिड। ये जो चीज़ बनती है ना, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है आपके पास बच्चे? फैटी एसिड है। फैटी एसिड ना हो तो ये ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल कभी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे मेरा बच्चा फैटी, अब असाइल ट्राई असाइल, ये जो असाइल ग्लाइसरॉल वाला टाइप है इसके अंदर फैटी एसिड के बारे में भी लिखा गया है, यानी कि
लॉन्ग क्वेश्चन जी अलग से भी आ सकता है। हालांकि ये थोड़ा सा इसने बताया कि ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फैटी एसिड का, तो होना तो ये चाहिए था कि ये इसको अलग के तौर पे हेडिंग के तौर पे इसको बताता, लेकिन वो इसी टॉपिक के अंदर असाइल ग्लिसरॉल वाले टॉपिक के अंदर उसने फैटी एसिड की एक्सप्लेनेशन भी बता दी है। तो और ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड वाले दे देते हैं कि भाई फैटी एसिड के ऊपर नोट लिखें, तो ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा था कि लिपिड वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो लिपिड की क्लासेज में से कोई 2 क्लासेज या कोई 3 क्लासेज वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है। वो कह सकता है कि असाइल ग्लिसरॉल पे नोट लिखो, फास्फोलिपिड पे नोट लिखो, वैक्सेस पे नोट लिखो, टर्पिनाइड्स पे नोट लिखो, ठीक है, या इन 2 में से आ जाए, यानी कि असाइल ग्लिसरॉल पे नोट आ जाए तो आप फैटी एसिड वाला भी उसमें लिखेंगे। लेकिन अलग से वो कहे कि फैटी एसिड पे नोट लिखे तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब फैटी एसिड क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको आर से डोनेट करते हैं, एंड अ टर्मिनली अटैच कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन आर से के साथ जब COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देंगे तो ये आपके पास फैटी एसिड बन जाएगा। समझ आई नहीं आई बता देता हूँ। आपके पास एक फैटी एसिड है एस्टिक एसिड, CH, इसमें 2 कार्बन होती हैं, कितनी कार्बन? 2, CH3 COOH, ठीक है। अब ये जो आपके पास CH3 है ये R ग्रुप है और COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जब इनको आपस में मिलाएंगे तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो फैटी एसिड होगी। अब ये CH3 जिसमें है CW 2 कार्बन वाला जो होता है इसको एस्टिक एसिड कहते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक होता है ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन वाला, CH3 CH2 CH2 COOH। ये जो CH3 CH2 CH2 है ये R ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन चेन जिसको कहते हैं, और आखिरी कार्बन के साथ COOH जब लग जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए, तो ये आपके पास फैटी एसिड बना देते हैं। R प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप फैटी एसिड बना देते हैं, इसको ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं। इसी तरीके से पाल्मेटिक एसिड एक आपके पास होता है, इसमें 16 कार्बन होते हैं, 15 कार्बन होते हैं, और 16वीं कार्बन कौन सी होती है? 15 कार्बन वाली R चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और 16वीं कार्बन COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली होती है, तो आपके पास पाल्मेटिक एसिड बन जाता है। इसी तरीके से आपके पास एक ओलिक एसिड होता है, उसमें R चेन जो है ना वो 17 कार्बन पर मुश्तमिल होती है, और 18वीं कार्बन जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली अटैच हो जाती है, उसको ओलिक एसिड। अब होप सो कि आपको फैटी एसिड की समझ आ गई होगी। अच्छा, फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर बिटवीन 2 to 30 ऑफ द कार्बन एटम्स। बच्चे ये एक चीज़ याद रखें, हमेशा जो फैटी एसिड होंगे उनमें जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे ना वो इवन होंगे, यानी कि जुफ्त होंगे, ऑड तादाद नहीं होंगे। यानी कि ये देखें ना, एसिटिक एसिड 2 कार्बन है, ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन है, पल्मेटिक एसिड 16 कार्बन है, ओलिक एसिड 18 कार्बन है। कभी भी ऐसा नहीं है कि ब्यूटेरिक एसिड 5 कार्बन वाला हो, नहीं भाई। यानी कि कार्बन एटम जो है ना फैटी एसिड के अंदर वो इवन नंबर में होंगे, और उनकी जो रेंज है ना वो 2 से 30 तक होगी। कम से कम कार्बन वाला 2 कार्बन वाला फैटी एसिड होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 कार्बन वाला फैटी एसिड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कम से कम 2 कार्बन वाला फैटी एसिड एस्टिक एसिड, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 कार्बन वाला फैटी एसिड आपके पास होगा। और हमेशा फैटी एसिड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन जुफ्त होंगे, इवन नंबर होंगे, तादाद वाला कोई भी फैटी एसिड दुनिया में मौजूद नहीं है मेरा बच्चा। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और, ये जो आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन है ये R, इसमें बॉन्ड्स को देखते हुए इसमें मौजूद क्या, सिंगल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इस बेस को देखते हुए फैटी एसिड की 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं भाई? 2 टाइप्स हैं। कौन सी भी 2 टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक होते हैं आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं भाई? Fatty acids that do not contain double or triple bond in their chain of carbon atoms are called saturated fatty acid. एस्टिक एसिड देख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, डबल बॉन्ड मौजूद है नहीं है, तो इसी वजह से सैचुरेटेड है। ब्यूटेरिक एसिड के लिए देख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, डबल बॉन्ड मौजूद है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसी वजह से सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। अब ये आपके पास क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन। इसी वजह से मैंने कहा जो चेन है ना कार्बन एटम की, उनमें अगर सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो ये सैचुरेटेड होंगे। अनसैचुरेटेड कौन से होंगे भाई? देख लेते हैं। फैटी एसिड दैट कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन देयर चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओलिक एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH OH। देख ले मेरे बच्चा,
अब यहाँ पे अब ओलिक एसिड के अंदर 18 कार्बन होते हैं, ये कार्बन आप काउंट करें तो 18 बनते हैं टोटल। 9वीं और 10वीं कार्बन के दरमियान ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है डबल बॉन्ड मौजूद है। क्या है? डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इसी वजह से ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है आपके पास। आगे बच्चे चलते हैं। ये वैसे आपकी बुक में पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन मैंने इसको डिफरेंस में इस वजह से बता दिया क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन लग जाता है। वो डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आपने इनकी एक एक पॉइंट डेफिनेशन में और एक एक पॉइंट एग्जांपल लिख देना है, तो आपके 2 नंबर पक्के। अच्छा आगे, इन एनिमल्स फैटी एसिड फॉर्म स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम, यानी कि एनिमल्स के अंदर ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये वाली, ठीक है, ये एनिमल के अंदर जो फैटी एसिड मौजूद होते हैं उनके अंदर ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये स्ट्रेट होती है। ये इस तरीके से ब्रांच्ड या रिंग स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाती, बल्कि ऐसे स्ट्रेट जाती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? इन प्लांट्स फैटी एसिड्स फॉर्म ब्रांच्ड और रिंग हाइड्रोकार्बन चेन। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो फैटी एसिड की जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, जो आर चेन होती है, वो ब्रांच्ड होती है, यानी कि या वो ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, यानी कि ये ऐसे सी जा रहा है, ये CH3 CH2 ऐसे ऊपर चली जाएगी, CH2 ये CH3 ऐसे ये ब्रांच होगी, या फिर ऐसे रिंग स्ट्रक्चर बनाएगी इस तरीके से, ये कार्बन अटैच हो जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, या रिंग स्ट्रक्चर ये ऐसे रिंग स्ट्रक्चर प्लांट्स के अंदर ये बनाएगी, ये ब्रांच बनाएगी। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेट चेन बनेगी फैटी एसिड्स की। सॉल्युबिलिटी की बात करें, solubility of the fatty acid in organic solvents and their melting point increases as increase in the number of carbon atoms in their structure। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो फैटी एसिड्स हैं ना उनकी जो solubility है और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है फैटी एसिड में मौजूद नंबर ऑफ कार्बन्स पे। कैसे भाई? मैं समझा देता हूँ। पाल्मेटिक एसिड है आपके पास एक, उसके अंदर 16 कार्बन्स होते हैं, और एक आपके पास एसिड है ब्यूटेरिक एसिड, उसके पास 4 कार्बन एटम्स हैं। So palmitic acid is more soluble and have high melting point, that is 63.1 degree Celsius, while butyric acid is less soluble in organic solvent and its melting point is just -8 degree Celsius। अब आपको समझ आ गई होगी कि palmitic acid के पास क्योंकि 16 कार्बन आइटम है और butyric acid के पास सिर्फ 4 कार्बन आइटम है। पैल्मेटिक एसिड के पास नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा 63.1। MCQs भी लग जाता है। और ब्यूटेरिक एसिड के पास क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ 4 हैं, तो इसी वजह से ये लेस सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सिर्फ कम है -8 डिग्री सेल्सियस। MCQs आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि भाई सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता होता है। आगे ये भी पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अलग इस वजह से कर दिया क्योंकि ऑयल और फैट में डिफरेंट आ जाता है। ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड कौन से वाले? जिनमें सिंगल और जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर कौन सा होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, तो इसी वजह ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हैं उनको ऑयल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल्स। और जो सैचुरेटेड होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड कॉल्ड फैट। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और उनको फैट कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर। फैट्स और जो ऑयल्स होते हैं वो वाटर से हल्के होते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 होती है। कितनी? 1। लेकिन जो ऑयल्स एंड फैट्स हैं उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.8 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने की वजह से जो फैट्स और ऑयल हैं वो वाटर से लाइटर होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी लग सकता है कि भाई क्यों जो है ना फैट्स और ऑयल वो वाटर से लाइटर है, तो आपने बता देना भाई कि वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 होती है जो ज़्यादा है, और फैट्स और ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो सिर्फ और सिर्फ 8 होती है, 0.8 होती है, जो कि कम है। फैट्स और ऑयल जो है ना वो क्रिस्टलाइन फॉर्म कभी भी नहीं बनाते, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में कभी भी मौजूद नहीं होते। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी क्लास वैक्सेस के बारे में। पहली क्लास असाइल ग्लिसरॉल ख़त्म, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप की बात करते हैं वैक्सेस। वैक्सेस are the mixtures of long chain alkanes, alcohols, ketone and ester of long chain fatty acid। यानी कि ये सारी चीज़ें अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स और
फैटी एसिड आपस में मिलते हैं, मिक्सचर बनाते हैं और वैक्सेस बन जाती हैं। अब अल्केन जो है ना, अल्केन क्या होती है? कार्बन की लंबी चेन और उसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे ये ये आपके पास क्या है? अल्केन बना रही है, लंबी चेन। लेकिन उस चेन के अंदर वो कहता है कि जो कार्बन आइटम है ना वो ऑड होने चाहिए, और उनकी रेंज कितनी होनी चाहिए? 25 से लेकर 35 तक। यानी कि ऐसा ना हो कि 26 कार्बन हो, 28 ना, ऑड नंबर में कार्बन हो, 25 हो, 27 हो, 29 हो, 31 हो, 33 हो, 35 हो। ठीक है, अल्केन की जो चेन है वो कम से कम 25 कार्बन वाली वैक्सेस के अंदर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 35 कार्बन वाली होगी। ठीक है, और उसके साथ अल्कोहल भी हो सकता है, केटोन भी और फैटी एसिड भी, और वो एस्टर बॉन्ड से आपस में मिलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? वैक्सेस बनेगा। अच्छा, वैक्सेस का रोल क्या है, क्या काम करते हैं भाई वैक्सेस? वैक्सेस बच्चे प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाते हैं फ्रूट्स और लीव्स के अंदर, जिसको क्यूटिकल कहते हैं। और वैक्सेस जो है ना आपके पास क्या होती है बच्चे? लिपिड से बने होते हैं। इसी तरीके से ये प्रिवेंट एब्रेसिव डैमेज टू प्लांट, एब्रेसिव शदीद, सख्त, ठीक है, शदीद नुकसान जो प्लांट को होता है उससे भी बचाते हैं। कौन भाई? वैक्सेस। प्रिवेंट वाटर लॉस इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर बच्चे क्या करते हैं? वाटर लॉस से भी बचाते हैं। एक्ट एज वाटर बैरियर इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर जैसे आपके पास शीप है, आजकल कुर्बानी है तो आपने शीप वगैरह आपने ली हुई होगी, भेड़, हाँ जिसको कहते हैं हम, ठीक है, तो भेड़ें वगैरह आपके घर में मौजूद होगी, उनके ऊपर वूल मौजूद है, उनकी जो खाल है वो वैक्सेस की बनी होती है। तो वो वाटर बैरियर, आप उसके ऊपर पानी डालें वो कभी भी उसकी स्किन तक नहीं पहुंचने देगी, पानी उसकी उस वूल से होता हुआ ज़मीन पे गिर जाएगा। ठीक है, तो वाटर बैरियर के तौर पे ये काम करती है। आखिरी टाइप टर्पिनाइड्स, जिसका मैंने कहा था कि इसमें फैटी एसिड नहीं होते, लेकिन इसको शामिल किया गया है लिपिड्स के अंदर, क्योंकि इसकी करेक्टर्स जो है ना वो लिपिड्स जैसे हैं। टर्पिनाइड्स बनते कैसे हैं? दिस टाइप ऑफ लिपिड फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड आइसोप्रीन। बच्चे, एक यूनिट्स होते हैं जिसको आइसोप्रीन कहा गया है। ये बार बार ये यूनिट्स रिपीटेडली आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं। आइसोप्रीन की एक लंबी चेन बनाते हैं, जैसे आपके पास ये एक आइसोप्रीन यूनिट है। इस तरीके से ये बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट ऐसे आपस में मिलते जाएंगे और लंबी चेन बनाएंगे, और वो लंबी चेन टर्पिनाइड्स कहलाएगी, जो कि एक लिपिड है। आइसोप्रीन 5 कार्बन वाला एक आपके पास कंपाउंड है C5, और इसके साथ 8 हाइड्रोजन लगे होते हैं बच्चे। अच्छा, अब इसका रोल क्या होता है टर्पिनाइड्स का? टर्पिनाइड्स आर यूज्ड टू फॉर्म रबर, इससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। स्टीराइड्स बच्चे आपके पास ड्रग्स भी हैं, पेन रिलीफिंग ड्रग्स हैं, यानी कि दर्द वगैरह हो, शदीद दर्द की फॉर्म में डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि स्टीराइड लें। इनका ज़्यादा यूज हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, और हमारी बॉडी के अंदर ये स्टीराइड हार्मोन्स भी बनाते हैं। जैसे आपके पास एक हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, ठीक है, ये स्टीराइडल हार्मोन है। ये सेकंड ईयर में मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ाऊंगा हार्मोन्स के बारे में। तो ये स्टीराइड जो है ना, ये आपके पास लिपिड्स हैं, ये ड्रग्स भी बनाते हैं, यानी कि दवाइयाँ बनाने भी, मेडिकेशन में भी इस्तेमाल होते हैं, और ये स्टीराइडल ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स भी बनाते हैं। कैरोटीनॉइड्स, ये बच्चे यूज होते हैं इन पिगमेंटेड पार्ट ऑफ प्लांट्स के वो से जो पिगमेंटेड होते हैं, यानी कि जो कलर देते हैं, तो वो कलर किन की वजह से आता है? कैरोटीनॉइड्स की वजह से आता है। टर्पीन्स, ये बच्चे परफ्यूम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आखिरी क्लास है, आखिरी टाइप है लिपिड्स की, जिसका नाम है बच्चे फास्फोलिपिड्स। ये आपको लग ऐसे रहा होगा, ये देखें ना, आपको लग रहा होगा ये बड़ी कोई बला है, लेकिन ये बहुत आसान सी चीज़ है, मैं आपको और इस टाइप में से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और ये ही ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है कि फास्फोलिपिड पे नोट लिखें, फास्फोलिपिड को डिस्कस करें, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। बच्चे, फास्फोलिपिड बनता है 2 चीज़ों से। फास्फोलिपिड इज कंपोज्ड ऑफ फास्फाटाइडिक एसिड, क्या पढ़ना है इसको? फास्फाटाइडिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस, 2 चीज़ें। फास्फाटाइडिक एसिड को नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलाएंगे तो फास्फोलिपिड बन जाएगा। नाइट्रोजनस बेसिस हम अपनी डाइट में लेते रहते हैं, कोलिन, एथनोलामाइन, सीरीन, ये 3 कॉमन हैं जो फास्फोलिपिड बनाने के लिए। और भी बेसिस हैं, लेकिन ये 3 कॉमनली इस्तेमाल होती हैं फास्फोलिपिड बनाने के लिए। ये 3 तो हम डाइट में एज इट ले लेते हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में मौजूद नहीं होता, इसको पहले बनाना पड़ता है। फास्फोलिपिड बनाने के लिए नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए और फास्फाटाइडिक एसिड चाहिए। ये एज इट इस फॉर्म में मौजूद होती हैं, लेकिन ये नहीं होती, इनको पहले बनाना पड़ता है। तो ये कैसे बनता है? फास्फाटाइडिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड, फास्फोरिक एसिड। ये इन 3 चीज़ों को मिलाएंगे तो फास्फाटाइडिक एसिड बनेगा। फास्फाटाइडिक एसिड बनेगा तो उसके साथ नाइट्रोजनस बेस इनमें से कोई एक ऐड कर देंगे तो आपके पास फास्फोलिपिड बन जाएगा। अब फास्फाटाइडिक एसिड पहले हमने बनाना है, नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास हैं। फास्फाटाइडिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ, 1 मॉलिक्यूल लेंगे ग्लाइसरॉल का, 2 फैटी एसिड लेंगे, कितने? 2, और 1 फास्फोरिक एसिड लेंगे। अब ये मैं आपको यहाँ पे, ये भी बच्चे आपके पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि स्ट्रक्चरली जो है ना आप फास्फाटाइडिक एसिड बना के दिखाएं हमें।
एक ये रेड पेंसिल जो है ये मैंने ग्लाइसरोल बनाया, क्या बनाया भाई, ग्लाइसरोल, ये आपके पास ग्लाइसरोल हो गया, ठीक है, 3 कार्बन वाला। ये 2, एक फैटी एसिड RC डबल बॉन्ड OH, एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और एक आपके पास फास्फोरिक एसिड हमने लिया है POH डबल बॉन्ड O, ये फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है। अब हम इनको मिलाएंगे, एक फैटी एसिड का H, ग्लाइसरोल का OH, दूसरे फैटी एसिड का H, ग्लाइसरोल का OH, फास्फोरिक एसिड का H, ग्लाइसरोल का OH, ये 1 2 3 H2O 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन खाली, यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला देंगे, ये देखें ऑक्सीजन और कार्बन को मैंने मिला दिया, H2O यहाँ से रिमूव, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे खाली, यहाँ पे कार्बन खाली, ऑक्सीजन और कार्बन को मैंने मिला दिया, यहाँ पे देखें बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं ये वाला यानी कि कार्बन ऑक्सीजन, इसको ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, ईस्टर लिंकेज कहते हैं। तो ये चीज़ें जब आपस में मिलेंगी, देखें ना, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, ऐसे इकट्ठा कर दिया, H2O निकल गया, H2O निकल गया, H2O निकल गया, इकट्ठा जब कर दिया तो ये जो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा इसको फास्फाटाइडिक एसिड बोलेंगे। अब हमारे पास फास्फाटाइडिक एसिड भी आ गया, यानी कि फास्फाटाइडिक एसिड भी बना लिया, नाइट्रोजनस बेस, ये 3 हमारे पास पड़ी हैं। अब इनमें से कोई भी एक आप अपनी मर्जी से, हम कोलिन को ले लेते हैं, कोलिन को हम फास्फाटाइडिक एसिड में अटैच कर देंगे, फास्फोलिपिड बन जाएगा। फास्फाटाइडिक एसिड हमने बना लिया। अब देखें ना, मैंने लिख भी दिया, फास्फोलिपिड इज, फास्फोलिपिड पूरा नहीं लिखा भाई, हाँ, फास्फोलिपिड इज फॉर्म्ड व्हेन अ नाइट्रोजनस बेस इज एडेड टू फास्फाटाइडिक एसिड, यानी कि ये जो अभी हमने बनाया है ना, इसमें हम कोई एक नाइट्रोजनस बेस ऐड कर देंगे तो फास्फोलिपिड हमारे पास बन जाएगा। ये वही फास्फाटाइडिक एसिड मैंने ड्रा किया, और ये कोलिन, मैंने कहा था कोलिन हम लेते हैं नाइट्रोजनस बेस, कोलिन का फार्मूला ये है CH2OH, CH नाइट्रोजन और उसके साथ 3 कार्बन लगी हुई हैं और तीन हाइड्रोजन उनके साथ अटैच हैं, ये CH2OH, CHN, यहाँ पे CH3, ये कोलिन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, नाइट्रोजनस बेस है कोलिन, उसका ये फार्मूला है। अब देखें फास्फाटाइडिक एसिड में जो फास्फोरिक ग्रुप है, फास्फोरिक एसिड वाला ग्रुप, उसका OH, और कोलिन का आखिर में मौजूद CH2 के साथ जो लगा हुआ है OH, इसका H, OH और H ये आपस में ये यहाँ पे बॉन्ड बना के वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगे, और जहाँ पे ऑक्सीजन खाली हो जाएगी, यहाँ पे फास्फोरस खाली हो जाएगी, यानी कि ये बॉन्ड खाली रह जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकती है, एक तो बना हुआ है लेकिन दूसरा खाली है, जो हाइड्रोजन के साथ पहले उसने बनाया हुआ था, हाइड्रोजन खाली रह गया, हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली रह गया, यहाँ पे फास्फोरस का क्योंकि OH निकल गया तो बॉन्ड खाली रह गया, यहाँ पे बॉन्ड बना सकती है। तो और ऑक्सीजन और फास्फोरस को आपने सिंपल, ये सॉरी P को, फास्फेट को आपने सिंपल यहाँ पे जोड़ देना। ये देखें बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर एज इट, ये भी एज इट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो OH होना चाहिए था ना, OH की जगह मैंने ये वाला O ऐड कर दिया, क्योंकि वैसे बनना तो ऐसे चाहिए था लेकिन जगह नहीं थी तो मैंने नीचे ड्रा कर दिया। ये O, P के साथ O, फिर CH2, फिर CH, फिर N और उसके साथ ही लगे हुए हैं। तो ये जो आपके पास कंपाउंड बनेगा इसका नाम है फास्फाटिडाइल कोलिन। इसको कॉमनली लेसिथिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेसिथिन। अब लेसिथिन क्या होती है भाई, अंडे की जर्दी, अंडा खाते हो ना, बाहर से सफ़ेद और अंदर जो है ना वो पीला सा निकलता है, येलो सा, ठीक है, अंडे की जर्दी, ठीक है। अब तो ये अंडे की जर्दी का स्ट्रक्चर फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, ठीक है। अब जब भी आप अंडे की जर्दी खाएंगे आपको ये याद आएगा, उसको लेसिथिन बोलते हैं, ठीक है। इसका जो नाम है फास्फाटिडाइल कोलिन और कॉमन है लेसिथिन, और इसको अंडे की जर्दी। तो आप अंडे की जर्दी जब खाएंगे तो आप उसमें क्या खा रहे हो, ग्लाइसरोल खा रहे हो, 2 फैटी एसिड खा रहे हो, फास्फोरिक एसिड खा रहे हो और साथ में कोलिन खा रहे हो। इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो आपके पास, अब यानी कि अंडे की जर्दी आपके पास क्या है, फास्फोलिपिड है। क्या है, फास्फोलिपिड है मेरे बच्चे। ये मोस्ट कॉमन लिपिड है जो कि नेचर के अंदर पाया जाता है। ये हमारा टॉपिक है। ये तो मेरा बच्चा ये MCQs भी आ जाता है कि मोस्ट कॉमनली फास्फोलिपिड कौन सा पाया जाता है, तो आपने कहना है लेसिथिन, या फिर ये वाला जो इसका बायोलॉजिकल नेम है, पता नहीं क्या बायोलॉजिकल या केमिकल नेम है, अंडे की जर्दी, ठीक है। तो अब ये टॉपिक आपका लिपिड वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन है, प्रोटीन को देखेंगे बाद में। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म। तो बच्चे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। आज हमने लिपिड पढ़ा, लिपिड की डेफिनेशन, सॉल्युबिलिटी, एग्जांपल, और उसके बाद लिपिड के फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर हमने लिपिड की जो है ना वो टाइप्स पढ़ी, 6 टाइप्स हैं लेकिन 4 की एक्सप्लेनेशन है। पहली असाइल ग्लाइसरोल पे भी नोट आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो इसमें मैंने बता दिए, ठीक है। और एसाइल ग्लाइसरोल में एक टॉपिक है फैटी एसिड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे चले जाएं
आप ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, फैट और ऑयल में डिफरेंस आ सकता है बच्चे, और मेल्टिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी है फैटी एसिड की वो किस पे डिपेंड करती है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नंबर ऑफ कार्बन जितने ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करती है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतनी सॉल्युबिलिटी और उतना मेल्टिंग पॉइंट उस फैटी एसिड का ज़्यादा होगा। उसके बाद बच्चे दूसरी टाइप हमने वैक्सेस के बारे में पढ़ा। वैक्सेस की डेफिनेशन और इसका रोल आ सकता है मेरा बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन में भी, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये कह सकते हैं कि असाइल ग्लिसरॉल और वैक्सेस पे रोल, लेकिन कोई से दो कह सकते हैं, दो क्लासेस। टैपिनाइड्स के बारे में पूछ सकते हैं बच्चे, टैपिनाइड्स क्या आते हैं, डेफिनेशन बता दे, रोल इसका बता दे, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। फास्फोलिपिड लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। फास्फोलिपिड में इसमें अलग से लॉन्ग क्वेश्चन सारा का सारा भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फास्फेटाइडिक एसिड की फॉर्मेशन आप स्ट्रक्चरली हमें ड्रा करके बताएं, या फिर वो कह सकता है कि आप जो है ना फास्फोलिपिड बना के दिखाएं। तो आप जब फास्फोलिपिड बोले ना आपको, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये ऊपर नहीं, पहले ये नहीं बनाना, आपने डायरेक्ट जो है ना फास्फेटाइडिक एसिड लेना है और उसके साथ जो है ना कोलिन ऐड कर देनी है, तो आपके पास जो है ना फास्फाटिडाइल कोलिन यानी कि लेसिथिन बन जाएगा आपके पास, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन लिपिड है। होप सो आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी को फिर भी मसला हो तो आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आपके लिए अवेलेबल होंगे। और जो भी कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपने इस टॉपिक को नीट रजिस्टर में, आपका बायोलॉजी का अलग से रजिस्टर बनवा रहा हूँ, तो आपने अलग से इसको नोट करना है, और मैं चेक करूँगा छुट्टियों के बाद। और बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।